इंडिया 140 करोड़ आबादी वाला देश है, लेकिन जब भी फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता है तब हमसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि वाई इंडिया इज नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। इसको लेके ना हमारे पास जवाब होता है, ना फुटबॉल टीम के पास जवाब होता है और ना ही फुटबॉल फेडरेशन के पास जवाब होता है। एक वक्त था जब इंडिया को फुटबॉल में एशिया का ब्राज़ील बोला जाता था, लेकिन आज वही इंडिया फुटबॉल में अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में द राइज एंड फॉल ऑफ इंडियन फुटबॉल। दरअसल फुटबॉल की शुरुआत भारत में 1800 में होती है, जब ब्रिटिशर इसे अपने टाइम पास के लिए खेला करते थे। लेकिन फुटबॉल क्लब की स्टैब्लिशमेंट शुरू होने लगती है 1870 से। 1872 में पहली बार इंडिया का फुटबॉल क्लब की स्थापना होता है, जिसका नाम होता है कलकत्ता FC, और उसको देखते देखते फिर डलहौजी और शारदा क्लब की स्थापना हो जाती है। शॉकिंग बात यह है कि इन क्लब से भी सिर्फ ब्रिटिशर्स ही खेला करते थे, मतलब कि इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं था। फिर एंट्री होती है फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल की, नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, जिन्हें बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक चढ़ गया था। 7 साल की उम्र में जब ये कोलकाता FC के ऑफिसर्स को फुटबॉल खेलते हुए देखते तो उनका मन भी करता कि वो भी फुटबॉल खेलें, और फिर वो अपने स्कूल के बाहर ही फुटबॉल खरीद कर खेलना शुरू कर देते हैं। उनके स्कूल के पास ही प्रेसिडेंसी कॉलेज होता है, जहाँ के प्रोफेसर GS टैग उनको खेलते हुए देखकर उन्हें सिखाने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में फुटबॉल फैलने लगता है। और फिर 1887 में शोभा बाजार क्लब की स्थापना होती है, जिसके फाउंडर खुद नागेंद्र प्रसाद ही होते हैं। फिर 1889 में लेजेंडरी क्लब मोहन बगान का एस्टेब्लिशमेंट होता है, जो कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट क्लब माना जाता है। ये वही क्लब है जो रिसेंटली 2022-23 का ISL हुआ था, उसके ये चैंपियन बने थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसके एस्टेब्लिशमेंट के कुछ सालों के बाद 1911 में इन्होंने ब्रिटिश के एक क्लब को बुरी तरीके से हरा दिया था। और जिस टूर्नामेंट में मोहन बगान ने ब्रिटिशर की टीम को हराया था, उस टूर्नामेंट का नाम था IFA शील्ड। ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें हमेशा से ब्रिटिशर्स लोग का दबदबा रहा था, और ये जीत इतना खास इसलिए था क्योंकि जब मोहन बगान ने ब्रिटिशर्स को हराया तो उस वक्त मोहन बगान में सभी इंडियंस थे, और उसी वक्त आज़ादी का माहौल चल रहा था पूरे देश में। और फिर 1930s के अराउंड इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन अपने इंडियन फुटबॉल टीम को अलग अलग देश में भेजना शुरू कर देते हैं टूर पे। फिर 1937 में एंट्री होती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, जिसको पूरे देश से समर्थन मिलता है। फिर पूरे देश को इंतजार होता है फुटबॉल का आज़ादी के बाद का सफ़र का। देश आज़ाद होने के बाद इंडियन फुटबॉल टीम का गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला था। 1948 के लंदन ओलंपिक्स में पूरे टूर्नामेंट में इंडियन टीम बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती है, लेकिन लास्ट में फ्रांस से 2-1 से हारकर बाहर हो जाती है। सेम ईयर में इंडियन टीम को फीफा का अफिलिएशन भी मिल जाता है, और फिर उन्हें 1950 के वर्ल्ड कप में इन्वाइट भी किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि उस टाइम इंडियन फुटबॉल टीम बेयर फुट या तो बैंडेज बांधकर या तो नॉर्मल जूते पहनकर फुटबॉल खेला करती थी। इस टूर्नामेंट में भी इंडियन फुटबॉल टीम को बेयर फुट खेलने के कारण अलाउ नहीं किया जाता है। हालांकि माना यह भी जाता है कि उस टाइम फंड कम होने के कारण इंडियन फुटबॉल टीम या तो ओलंपिक प्रीफर करती थी या तो वर्ल्ड कप। तो इसी फंड को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ने 1952 का ओलंपिक पे ज़्यादा फोकस किया। तो चलिए अब हम बात करते हैं द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, जिनका आर्किटेक्ट थे सैयद अब्दुल रहीम, जो 1950 से 1963 तक इंडियन फुटबॉल के मैनेजर रहे थे। 1956 के समर ओलंपिक्स में इस टीम ने 4th पोजीशन पर फिनिश किया, तो वहीं 1970 में जाकर फिर से एशियन गेम्स में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। उनके लीडरशिप में इंडिया ने बहुत सारे इंटरनेशनल सक्सेस को एंजॉय किया, जैसे कि 1951 और 1962 के एशियन गेम्स में इंडिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं 1964 के एशिया कप में रनर्स अप रहे, और इसी रीजन से हमें ब्राज़ील ऑफ एशिया कहा जाने लगा। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ 1962 के बाद कि हमारे इंडियन फुटबॉल टीम स्ट्रगल करने लग गई, मतलब कि जो अब एशियन गेम्स तो जीतना छोड़ो, राउंड 16 के लिए भी अब क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। इसका 2 मेजर रीजंस है। पहला कि 1963 में रहीम साहब की डेथ हो जाती है, और उनके डेथ के बाद ही गोल्डन एरा के जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो धीरे धीरे करके रिटायर हो जाते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि 1950 में जब हमने फीफा खेलने के लिए रिफ्यूज़ किया था, तो उसके अगले ही वर्ल्ड कप 1956 में फीफा ने हमारे क्वालिफिकेशन को ही बैन कर दिया था। और इसके बाद से फीफा और इंडियन फुटबॉल फेडरेशन में दोनों में तनाव पैदा हो गया, जिससे इंडिया ने डिसाइड किया कि हम आज के बाद फीफा के लिए कोई भी क्वालिफायर्स मैच नहीं खेलेंगे, और ये सिलसिला 30 साल तक चलता रहा। फाइनली 1986 में इंडिया ने डिसाइड किया कि वो फीफा वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेलेंगे। तब तक बहुत सारे एशियन टीम जैसे जापान, साउथ कोरिया जैसे इंडिया से बहुत आगे। इंडिया कितने सालों तक वर्ल्ड लेवल कॉम्पिटिटर से गेम नहीं खेला था, तो और ही ज्यादा पिछड़ गई। हालांकि इंडिया ने 1986 में फुटबॉल वापसी की थी, लेकिन इससे पहले 1983 में सबसे बड़ा टर्न आ चुका था। इंडिया ने क्रिकेट में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था, जो कि सारे फैंस उन्हीं की तरफ मुड़ चुके थे। और इसी के साथ सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि 1983 वर्ल्ड कप के बाद मार्केट और फंड दोनों क्रिकेट को ही मिल जाता है। फुटबॉल के लीग मैच भी उतने स्ट्रॉन्ग साबित नहीं होते हैं जो इंडिया को स्ट्रॉन्ग टीम दे सकें।
और फिर बात यही होती है कि इंडिया साउथ एशियन टीम तक ही रह जाती है। 1962 के बाद इंडियन टीम की बेस्ट फॉर्मेशन कभी हो ही नहीं पाए। सुनील छेत्री, बेचिंग भुटिया बहुत सारे प्लेयर्स आए, लेकिन तब तक बाकी देश के प्लेयर्स बहुत आगे निकल चुके थे। जब से फीफा ने हमारे फेडरेशन को सस्पेंड किया तब से हमारी टीम में बहुत सारे बदलाव किए गए। डे बाय डे हमारी टीम बेहतर बनती जा रही है, लेकिन बस अब हमारे फैंस की सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह दूसरे देश के फैंस अपने देश की फुटबॉल टीम को सपोर्ट देते हैं, उसी प्रकार हमारे फुटबॉल टीम भी डिजर्व करते हैं इंडियन फैंस के सपोर्ट की, क्योंकि इससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। और इसी चीज़ को लेके सुनील छेत्री भी ने एक अपने पॉडकास्ट में कहा था कि आप क्रिटिसाइज करो, गाली दो, लेकिन ग्राउंड पे जरूर आओ हमें सपोर्ट करने के। होपफुली फ्यूचर में इंडियन फुटबॉल टीम भी अच्छा करे। बस जिस प्रकार क्रिकेट से प्यार किया जाता है, उसी प्रकार फुटबॉल से भी प्यार किया जाए फैंस के द्वारा।